हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनन इंस्टीट्यूशन। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग और हमें गौरवान्वित करने वाला एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला था। ये भारत का सबसे पहला महान साम्राज्य था और भारत के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित इतिहास भी यहीं से शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। 140 वर्षों तक मौर्य वंश के शासकों का प्रबल राजनीतिक आधिपत्य उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर बना रहा। लिखित प्रशासनिक आदेश का पाषाण प्रमाण तथा शिल्प रचना में पाषाण नियमित प्रयोग इसी काल से प्राप्त होता है। वस्तुतः भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें मौर्य काल से ही मिलने लगता है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं मौर्य काल के जानने के लिए जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें प्रशासनिक दृष्टि से तो आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त ने लिखी है। विष्णुगुप्त ने लिखी है। इसका अन्य नाम चाणक्य भी है और एक अन्य नाम और मिलता है कौटिल्य। तो चाणक्य का वास्तविक नाम पूछा जाए एग्जाम में तो विष्णुगुप्त था। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य इनके पिता का नाम था, इसलिए इनको चाणक्य कहा जाना। कुटिल इनका गोत्र था, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाने लगा। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? अर्थात 15 पाठ है कुल इस किताब में और लगभग 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं है और न ही पाटलिपुत्र का उल्लेख है। ये किताब है जो अर्थशास्त्र पर ना होकर राजनीतिक और प्रशासनिक शास्त्र पर है, इसलिए इसकी तुलना मैकावली का ग्रंथ द प्रिंस, इससे इनकी तुलना की जाती है। और विष्णुगुप्त चाणक्य की तुलना भी मैकावली से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात था अर्थशास्त्र पर। और भट्ट स्वामी जो कि इस अर्थशास्त्र पर टीका लिखी थी प्रतिपदा पंचिका। विशाखदत्त की मुद्रा, ये गुप्तकालीन लेखक है विशाखदत्त। इनकी मुद्रा रक्स में उल्लेख है किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की सत्ता को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी चाणक्य की मदद से। ये सारा उल्लेख करता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। और ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। इसमें भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो घनानंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य में सोमदेव का कथा सरित सागर, कर्ण की राजतरणी, कर्ण जो कश्मीर का लेखक था, बाण भट्ट का हर्षचरित, ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इसका बुक का नाम था हर्षचरित। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को प्रज्ञा दुर्बल कहा गया। और विष्णु पुराण भी मौर्य बारे में जानकारी देती है। और श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण पर क्या लिखी? टीका लिखी। ये तो ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब जानते हैं बुद्ध साहित्य। दीपवंश, महावंश, ये सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। सिंहली अर्थात श्रीलंका की। दिव्यावदान, अशोकवदान, दीर्घ निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र आदि से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ है भद्रबाहु की कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन में भी मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र में वर्णित है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में 12 वर्ष को भीषण अकाल पड़ा था। और हेमचंद्र परिशिष्ट में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का था।
इस प्रकार ये दोनों ही जैन ग्रंथ है तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं हमें। संगम साहित्य, दक्षिणी भारत में जो संगम साहित्य हुआ था उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। संगम कालीन लेखक था मामूल नाथ रुद्र शर्मन ने किताब लिखी है अहनानूर, और कपिलार ने प्रणार नामक बुक लिखी है। एक अन्य संगम रचना है मुरनानूर। इन सब में दक्षिणी भारत में मौर्यों की विजय इसका उल्लेख किया जाता है। आगे बढ़ते विदेशी विवरण। सिकंदर के समकालीन लेखक हुए थे निर्याकस, एनेक्सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस आदि ने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में विवरण दिया है। मैग्नेस्टीन की इंडिका के बारे में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विशेषकर इंपॉर्टेंट है मैग्नीस की इंडिका। इंडिका मूल रूप से हमें उपलब्ध नहीं है। ये मैग्नीस था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 बीसी टू 299 बीसी तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। और ये मूल रूप से अपने इंडिका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ये यूनानी लेखक हुए स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी आदि, इन्होंने अपनी बुकों में इनका विवरण दिया है कि मैग्नेस्टीन इंडिका में ये लिखा था। तो सर्वप्रथम डॉक्टर स्वानविग ने 1846 में इन उद्धरणों को संकलित करके प्रकाशित करवाया था कि भाई इंडिका में ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसी बार स्ट्रोबो ने जोग्राफिक नामक एक किताब लिखी है, उसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। एरियन की भी एक अन्य पुस्तक का नाम इंडिका है। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइन लिखी है। जस्टिन ने एपिटोमी लिखी जिसका हिंदी में सार संग्रह होता है। और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का में भारत का विवरण दिया मौर्यकालीन। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहा। तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए कुछ नाम, अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे सेंड्रोकोस नाम है जो मैग्नेस्टीन जो इंडिका लिखी, स्ट्रोबो और जस्टिस ने सेंड्रोकोटस नाम दिया है। एंड्रोकोट, एरियन, प्लूटार्क आदि ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकॉप्टस फिलाकस ने कहा है। तो सर्वप्रथम हमें विलियम जोन्स ने फरवरी 1793 में ये जानकारी दी कि ये सेंड्रोकोट, एंड्रोकोट और सेंड्रोकॉप्टस नामक व्यक्ति है जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ये बताया कि यूनानियों ने जो नाम लिया सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकॉप्टस, ये नाम भी चंद्रगुप्त मौर्य का है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। उस समय मगध का शासक कौन था? नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा था। सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर विजय पाई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर विजय पाई थी और वहां पर अपने क्या नियुक्त किए? सत्रप अर्थात गवर्नर। ठीक है। और ये गवर्नर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में व्यक्तियों को बहुत अधिक कष्ट दे रहे थे। इससे यूनानी शासकों से पीड़ित जनता ने तक्षशिला में एक आचार्य था जिसका नाम
था विष्णुगुप्त, वही चाणक्य अपना विष्णुगुप्त। ये तक्षशिला के आचार्य थे। कहते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जनता ने विष्णुगुप्त आचार्य शिकायत की कि ये यूनानी शासक हमें बहुत बड़ा अत्याचार करे। तब चाणक्य आचार्य ने पाटलिपुत्र आए और घनानंद से कहते हैं कि यज्ञशाला में इनकी मुलाकात होती है और चाणक्य को अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाता है। तब चाणक्य ने नंद वंश समूल विनाश की क्या ली? प्रतिज्ञा ली। नंद वंश के समूल विनाश प्रतिज्ञा लेकर वहां से निकले और कितनी पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, या कुछ विद्वान बताते हैं कि विंध्य क्षेत्र, यहां पर उन्हें एक बालक मिला जो राजकीलम का अर्थ होता है राजा का न्याय। ये खेल खेलते हुए एक बालक मिला उनको और यही बालक आगे जाकर संपूर्ण भारत पर विजय पाता है। इसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से 1000 कर्षापण में 1000 कर्षापण एक चांदी की मुद्रा होती थी उसमें, शिकारी से 1000 कर्षापण में खरीदा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में 8 वर्षों तक विभिन्न अस्त्र शस्त्रों और सैनिक शिक्षा दी। अब बात करते हैं मौर्यों का वर्ण क्या था, मौर्य किस जाति के थे। विष्णु पुराण में मौर्यों को शूद्र बताया गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि नंद वंश के बाद इस धरती पर शूद्र वर्ण के राजा शासन करेंगे, यानी विष्णु पुराण में शूद्र योनि का बताया गया। और विष्णु पुराण पर टीका लिखी थी श्रीधर स्वामी ने, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया। ठीक है। फिर बात करते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इसको शूद्र नहीं कहकर एक शब्द काम में लिया गया है, वृषल। वशल शब्द काम में लिया गया। वशल का अर्थ होता है निम्न कुल का। मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है ढूंढीराज ने, और इन्होंने ढूंढीराज ने बताया कि नंद वंश का एक शासक था जिसका नाम था स्वार्थ सिद्धि। इनकी पत्नी थी मुर्रा, इनसे उत्पन्न बताया। जबकि यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को किसी वंश का नाम बताकर बताते हैं कि सामान्य कुल का था, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुआ था, सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न। एक बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र। इसमें बताया कि मौर्य पहले नेपाल की तराई में पिपली वन के निवासी थे। पिपली वन कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है। यहाँ मोर पालने के कारण मौर्य कहलाए। और इतिहासकार
ग्रून विडेन ने सर्वप्रथम बताया कि मोर है जो मौर्यों का वंशीय चिन्ह है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मान्य भी ये है कि मोर ये पीपली वन के क्षत्रिय थे। महाबली निबाण से सूत्र पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के लिए शब्द आया यहाँ पर क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब था क्षत्रिय। तो सर्वाधिक मान्य यही है कि मौर्यों का वर्ण क्षत्रिय था। प्लूटार्क सबसे पहले ये बताया है कि युवा अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य है जो पंजाब में चंद्रगुप्त से मिला था। जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसे मार डालने का क्या दे दिया, आदेश, लेकिन अपनी चालाकी से वहां से बच निकला। इतिहासकार हुए हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी इन्होंने इस मुलाकात को बाबर और राणा सांगा के पत्र व्यवहार की जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध की थी उस घटना से संबंधित किया है। इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने के लिए कहते हैं कि राजा राणा सांगा ने बाबर को पत्र लिखा था कि भारत पर आक्रमण करो। इसी प्रकार हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि घनानंद में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की सत्ता पलटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो सिकंदर से मिला था। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से बहुत बड़ी विशाल सेना एकत्रित की थी और अर्थशास्त्र में सेना का उल्लेख भी है कि अर्थशास्त्र में कहते हैं कि सेना में प्रतिरोधक, आटविक यानी जंगली जातियां, चोरगण, मलेच यानी विदेशी और शस्त्रोपजीवी आदि जातियां ने मिलकर समुद्रगुप्त की सेना तैयार की थी। जस्टिन ने बताया कि चंद्रगुप्त की सेना क्या थी, डाकुओं का गिरोह। और प्लूटार्क बताते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण जम्बूद्वीप भारत के लिए शब्द काम में लिए गए को रौंद डाला। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। सिकंदर से मुलाकात हुई है, ये कुछ यूनानी लेखक कहते हैं कि प्लूटार्क नामक इतिहासकार कहता है कि युवा अवस्था में पंजाब के जंगलों में चंद्रगुप्त की सिकंदर से मुलाकात हुई थी। जस्टिन कहता है कि इस मुलाकात से सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादी साथी इतना नाराज हो गया, उसे मार डालने का क्या दे दिया, आदेश। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसकी तुलना बाबर और राणा सांगा के पत्र व्यवहार से की जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध थी। और अर्थशास्त्र में वर्णित है कि चंद्रगुप्त ने भारत विजय के लिए सेना तैयार की, उसमें प्रतिरोधक, आटविक, चोरगण, मल्लेश, शस्त्रोपजीवी। जस्टिन ने इनकी सेना को डाकुओं को गिरोह कहा है और प्लूटार्क ने प्लूटार्क डायलॉग कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे जम्बूद्वीप को रौंद डाला। तो भारत में नंद वंश की सत्ता पलटने का उल्लेख मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ एक परिशिष्ट पर्वन इसमें उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से घनानंद की सत्ता को पलटकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी।
चंद्रगुप्त को इसमें चंद्रगुप्त वह एक शासक था प्रवर्तक नाम का। इसने दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण। प्रवर्तक बताते हैं कि हिमालय प्रदेश का क्या था शासक। इन दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण किया था और घमासान युद्ध में घनानंद का सेनापति था भद्रसाल। ये मारा गया और अंततः मगध पर शासक हो गया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। अब मगध पर अधिकार तो कर दिया। कुछ विद्वानों का कन्फ्यूजन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि किस प्रकार से तय की गई कि कब उस सिंहासन पर बैठा था। तो हम जानते हैं कि 323 बीसी में किसकी मृत्यु होगी? समुद्रगुप्त की मृत्यु होती। समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद साम्राज्य में विभाजन होता है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और सिकंदर की मृत्यु के बाद संधि हुई थी, बेबीलोन की संधि। इस संधि में भारतीय प्रदेश को शामिल किया गया था। लेकिन 321 में फिर संधि होती है जिसे ट्रिपरेडिस की संधि कहते हैं। इस संधि में भारत का प्रदेश शामिल नहीं किया गया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी के 20 में शासक बना होगा। तो इसके शासन क्या 322 ईसा पूर्व। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय राजा मगध का शासक बना था। ये सेल्यूकस कौन था? ये सिकंदर की मृत्यु के बाद 312 ईस्वी में एंटियोकस का पुत्र सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक बना था। सीरिया का शासक बनने के साथ ये चाहता था कि समुद्रगुप्त ने जो इलाके भारत में जीते थे वो उसका क्षेत्राधिकार है। इसे पाने के लिए ये संघर्ष हुआ था 305 बीसी में। ठीक है। ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिली? सफलता मिली थी। और एपियानस स्ट्रोबो ने इस घटना का उल्लेख किया। मुद्रा राक्षस में भी उल्लेख है कि इस संधि के बाद हेलेना नामक एक सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसकी लिखित जानकारी मिलती है हमें B.A. स्मिथ के बुक में, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। इसने ये प्रथम जानकारी दी कि भारत का ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इस संधि के परिणाम स्वरूप कुछ प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य को चार प्रांत दिए थे। एरिया जो हेरात में है, अराकोशिया जो कंधार में है, पेरोपनिसडाई जो काबुल में है, और जेडोसिया जो मकरान तट का क्षेत्र है। ये क्षेत्र संधि के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए गए थे। स्ट्रोबो ने लिखा है कि ये एरिया प्रांत है जो नहीं दिया गया था, जबकि प्लूटार्क ने लिखा है कि ये सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार सब 500 लड़ाकू हाथी सेल्यूकस को भेंट दिए। एथियनस ने लिखा है कि एक दूत मंडल को सेल्यूकस के पास भेजा था जिसमें एक महान बाजीगर भी शामिल था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जीवन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन
जयनगर परिपर्वन में, और एक कन्नड़ साहित्य है राजा बलि सूत्र। इसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंतिम समय में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। तब कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म की दीक्षा दी भद्रबाहु ने। और श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में, यहाँ चले गए थे। यहाँ चंद्र पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की। कहते हैं अपना नाम बदलकर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाखाचार्य रख दिया। और अंत में सलेखना पद्धति कह दो या संथारा कह दो से अपने प्राणों का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। यानी भूखे प्यासे रहकर मृत्यु को वर्ण करना, ये जैन धर्म में सलेखना या संतारा पद्धति कहलाती है। यहाँ पर एक चंद्रनगर नामक बस्ती भी है मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार। तो चंद्रगुप्त ने राज्य विस्तार कहाँ कहाँ किया था, इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता हमें, लेकिन हमें मालूम है कि चंद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था, बिंदुसार। बिंदुसार में अपने जीवन में कोई भी विजय हासिल नहीं की थी। उसके बाद उसका पुत्र बना था अशोक, सम्राट अशोक शासक बना था, और इसने एकमात्र विजय की थी कलिंग की। तो अशोक के अभिलेख जिन जिन क्षेत्रों में खुदवाए गए थे, वे अशोक की क्या थी, राज की आज्ञाएं। तो राज की आज्ञाएं कोई दूसरे प्रदेश में लगाता नहीं, अपने क्षेत्र में लगाता होगा। तो इस प्रकार ये मानना उचित होगा कि जिस क्षेत्र में अशोक के अभिलेख मिले वो क्षेत्र विजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये आपको मैप दिखाई दे रहा जिसमें अशोक के अभिलेख है। ये देखो मास्की से मिला था। ये क्षेत्र छोड़ दो, कलिंग वाला जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर अशोक ने विजय प्राप्त की। बाकी सारा क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित किया था। ठीक है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो आज का आधुनिक भारत है, और बांग्लादेश का आधा क्षेत्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय किया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की वैज्ञानिक और भौगोलिक वह सीमा प्राप्त कर ली जिसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी क्या रहे, संघर्षरत। ठीक है, पश्चिमी भारत की विजय। अब चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम भारत की विजय की जानकारी हमें मिलती है एकमात्र अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये सबसे प्राचीन तृतीय अंकित लेख है, ईसा पूर्व का है, 150 ईसा पूर्व का है, और इसे खुदवाया था जो गुजरात गिरनार के शासक थे रुद्रदामन ने। इन्होंने ये लेख खुदवाया। इस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र यानी पश्चिमी भारत की विजय की जानकारी मिलती है। इस लेख में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का राज्यपाल था पुष्य गुप्त वैश्य।
इसने यहाँ पर उज्जैन व रेव तक नमक क्या थी, पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में दो नदियाँ निकलती थी, पलाशिनी व स्वर्ण सिकता नदी। इन नदियों के पानी को रोककर गिरनार में क्या निर्माण कराया, सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, अर्थात इस झील का निर्माण अपनी राज्य सीमा के अंदर ही कराया। तो इसे पता चला कि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय किया था, ये क्षेत्र उनके अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की विजय। और इस जूनागढ़ अभिलेख में अशोक की भी जानकारी मिलती है। और ये याद रखना, एकमात्र अभिलेख के जूनागढ़ अभिलेख हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। मतलब चंद्रगुप्त का नाम एकमात्र अभिलेख पर मिला है, वो है जूनागढ़ अभिलेख पर। ठीक है, तो अशोक के समय यहाँ राज्यपाल था तुषास्प। यवनराज तुषास्प था। यहाँ पर इसने सुदर्शन झील पर क्या बनाया था, बांध। और रुद्रदाम खुद लिखता है कि मेरे समय में यह बांध टूट गया था, मैंने पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य वंश के दो शासकों को उल्लेख मिलता है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बात करें दक्षिण भारत की विजय। दक्षिणी भारत की विजय की बात करें तो हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से अशोक के क्या मिले, अभिलेख। इससे भी जानकारी मिलती है कि क्योंकि अशोक ने अपने कलिंग विजय के अलावा किसी भी विजय का उल्लेख नहीं किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए थे और चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपनी तपस्या की थी और अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी जानकारी मिलती है। और संगम लेखक मामूलनार ने अहरनानूर नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्यों की एक विशाल सेना लेकर दक्षिणी में मोहर के राजा को आक्रमण की विजय मिलती है। और कहते हैं कि इस अभियान, दक्षिणी अभियान में कोचर तथा वाडुगर नामक जातियों ने चंद्रगुप्त दक्षिण विजय में साथ दिया था। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय में किसने साथ दिया, तो कोसगर और वाडुगर नामक जातियों ने दक्षिण विजय में चंद्रगुप्त का साथ दिया था। पहला अभिलेख सोहगौर अभिलेख गोरखपुर यूपी से मिला है। एकमात्र ये मौर्यकालीन अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर है। पूरे मौर्य काल में एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर है, अंकित है। इसमें बताया है कि श्रावस्ती के महामात्र द्वारा पारित मानवस्ती नामक स्थान से प्रेषित एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि त्रिवेणी, मथुरा, छिन्न, मोडमा और भट्ट में जो अनाज गृह स्थित है, अनाज गृह जो भंडार स्थित है, उसका उपयोग अकाल या सूखे के लिए किया जाए। ये चंद्रगुप्त मौर्य के अकाल रात के जो अकाल रात के लिए काम किया गया उसके लिए अभिलेख हो गया, ये वही सौगरा अभिलेख है। ठीक है, महास्थान अभिलेख बागुर जिला बांग्लादेश से अभिलेख मिलता है, ये भी अकाल रात से संबंधित है। इस लेख में सम्राट द्वारा पुंडरनगर, वर्तमान में पुंडरनगर का नाम महास्थान है, वहां से समवर्गीय
समवर्गीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण या शीघ्र राहत प्रदान हेतु ये आदेश पारित किया गया था। यानी अकाल राहत के समय समवर्गीय जाति को राहत दी और राहत कार्य में गंधक एक तरह का सिक्का था, इसे मौर्य काल में काकाणी भी कहते हैं, एक तांबे का सिक्का था, ऋण के स्वरूप दिया जाए। और राहत कार्य दूसरे चरण में अन्य गांवों में धान उपलब्ध कराया जाना था। यानी ये दोनों अभिलेख है जो अकाल राहत कार्य संबंधित है। 100 गौर अभिलेख जो गोरखपुर यूपी में है और महास्थान अभिलेख जो बांगुर जिला बांग्लादेश में है और महास्थान का पुराना नाम था पुंडरनगर। ठीक है, इन लेखों से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा होगा। ये तो बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईस्वी तक शासक रहा था। इनकी माता का नाम था दूरधरा। चंद्रगुप्त की 3 पत्नियां थी, एक दूरधरा, दूसरी हेलेना और तीसरी थी नंदिनी। हेलेना जो शैलकृष्ण निकट की पुत्री थी। ये चंद्रगुप्त की 3 पत्नियां थी। तो दूरधरा से उत्पन्न हुआ था बिंदुसार। कहते हैं कि हेलेना है जो इस दूरधरा से और नंदिनी से क्या रखती थी, वैमनस्य, अर्थात दोनों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए जब ये दूरधरा गर्भवती थी तो एक नाग कन्या के माध्यम से इसे विषपान करवा दिया और नंदिनी और चाणक्य ने मिलकर इसकी शल्य चिकित्सा की। शल्य चिकित्सा के द्वारा दूरधरा के गर्भ से बिंदुसार को बाहर निकाला गया था। ये बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन बालक था, अर्थात सर्जरी से उत्पन्न हुआ। ठीक है, कहते हैं सर्जरी से उत्पन्न कर तब इसके सर पर जहर की एक बूंद रह गई थी। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, बिंदुसार। ठीक है, इसके अलावा वायु पुराण में इसका नाम मिलता है भद्रसार और राजा बलि सूत्र में इसका नाम मिलता है सिंहसेन। और यूनानी लेखक इसे किस नाम से पुकारते हैं, अमित्रोकोटस। पतंजलि ने ग्रंथ लिखा है महाभाष्य। इसमें अमित्र घात कहा गया। अमित्र घात, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। बिंदुसार जो 258 से 273 ईस्वी तक रहा था। इसकी माता का नाम दूरधरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी, दूरधरा, हेलेना और नंदिनी। हेलेना नामक पत्नी दूरधरा और नंदिनी से वैमनस्य रखती थी। इस कारण से जब दूरधरा गर्भवती थी तो एक नाग कन्या के माध्यम हेलेना ने दूरधरा को विषपान करवा दिया था। नंदिनी और चाणक्य की सहायता में दूरधरा की शल्य चिकित्सा की गई, अर्थात सर्जरी की गई। सर्जरी के द्वारा बिंदुसार को बाहर निकाला गया था और बिंदुसार के सर पर जहर की एक बूंद रह गई, इसलिए इसका नाम रखा था बिंदुसार। कई पुराणों में बिंदुसार का अलग अलग नाम मिलता है, जैसे वायु पुराण में भद्रसार, राजा बलि सूत्र में सिंहसेन, यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकोटस, पतंजलि की महाभाष्य में अमित्र घात का अर्थ होता शत्रुओं का नाशक। तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था
चाणक्य के बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री रहा। इसके बाद राजा गुप्त प्रधानमंत्री बना। सीरिया के शासक के साथ इनका पत्र व्यवहार भी होता है। सीरिया का शासक था एंटियोकस। इनके साथ क्या होता है इनका पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार होता है इनका। और इन पत्र व्यवहार में बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। 3 वस्तुएं कौन कौन सी थी? एक तो मांगी थी सूखी अंजीर, दूसरी वस्तु मांगी थी मदिरा, और तीसरी वस्तु मांगी थी इन्होंने दार्शनिक। तब कहते हैं पत्र व्यवहार एंटियोकस ने वापस सूखी अंजीर और मदिरा तो भिजवा दिया था, और ये कह रहा है कि दार्शनिक का क्रय विक्रय हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी इनके दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनोसियस। ये किसने भेजा था? मिस्र के शासक थे जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा था। और प्लिनी कहते हैं कि ये डायनोसियस था जो भारत में पहुंचा तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। उस समय अशोक का शासक था। बिंदुसार में समय तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, कुल 2 बार विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिल ये मैं जानकर दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ उससे मिलती हैं। कहते तक्षशिला का जो गवर्नर था वो सुसीम था। सुसीम से प्रथम विद्रोह ये शांत नहीं हुआ, तब अशोक को भेजा गया था। अशोक उस समय उज्जैनी का शासक था। अशोक ने, ये तो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक ने 2 विद्रोह और भी दबाए थे। जो एक तो स्वाग में हुआ था और दूसरा नेपाल में। इन विद्रोह को दमन अशोक ने किया था। ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट बात करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।